नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं एक्शन में नाटो। जी हां, रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पुतिन जल्द ही सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूस ने खुद युद्ध चुना है और ये युद्ध एक दिन या महीने में खत्म नहीं हो सकता है। पलटवार करते हुए रूस ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने कहा है कि ये बाइडेन नहीं तय करेंगे कि पुतिन कब तक सत्ता में रहेगी। रूस की जनता ने पुतिन को राष्ट्रपति बनाया है। और इस बीच रूस सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अगर हमारे राष्ट्र पर कोई भी संकट आता है तो हम परमाणु हथियार का भी उपयोग कर सकते हैं। मेदवेदेव ने कहा कि हम अपने राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अगर कोई भी खतरा हमें महसूस होगा तो हम न्यूक्लियर अटैक करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। वहीं आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को 100 अरब डॉलर यानी करीब 76,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बाइडेन के पोलैंड दौरे को लेकर यह घोषणा की गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेलारूस के विपक्ष नेता स्वितालना खिनास्कुका को फोन कर बातचीत की और व्हाइट हाउस से बताया कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि मानवाधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की लड़ाई लड़ रहे बेलारूस को जनता का हमारा समर्थन है। आपको बता दें कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन के साथ हैं और युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। ऐसे में बाइडेन के इस बयान से बेलारूस की सत्ता में फूट डालने की कोशिश के रूप में से देखा जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच बन रहे इन्हीं तमाम हालातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति लगातार बन के आ रही है। यूक्रेन के शहर में रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम हमारे दो मेहमानों की तरफ रुख करेंगे जो दोनों हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ में है और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अनुपम तिवारी जी है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अनुपम तिवारी जी, यूक्रेन के शहरों में रूसी सेना के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद ये बयानबाजी आना, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक तरफ जेलेंस्की माफी मांगते हुए नजर आते हैं, युद्ध को रोकने की बात करते हैं, अब उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी भी करते हैं। यानी एक तरफ तो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अपने आप को दिखा भी रहे हैं कि नहीं हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये किसकी बल पर किया जा रहा है? देखिए, जेलेंस्की के पास ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है अंशुल जी। जेलेंस्की साहब अब मुझे लगता है अपनी हारी हुई लड़ाई को किसी अंजाम तक ले जाना चाहते हैं और वो अंजाम यही होगा कि वो एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाएं जिसने अपने देश के लिए एक बहुत बड़े पावर से लोहा ले लिया था। यानी वो अपनी पोस्टरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पोस्टरिंग उनको नाटो की या पश्चिमी ताकतों की गुड बुक्स में ले जा सकती है। ऐसा जेलेंस्की की सोच हो सकती है क्योंकि उन्होंने देखा है कि लगातार नाटो कंट्रीज ने उनको धोखा दिया है। जितनी उनकी डिमांड थी उन डिमांड को पूरा नहीं किया गया है। लगातार नाटो कंट्रीज ने ऐसा रवैया अपनाया है कि वो रूस को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। यानी युद्ध से भागने की जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है वो आरोप भी जेलेंस्की सही साबित कर देना चाहते हैं। तो जेलेंस्की के पास अब रास्ते बहुत कम बचे हुए हैं। रूस लगातार उनके शहरों को निशाना बना रहा है। वो जानते हैं कि जंग अब अपने अंतिम चरण पर है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ अब वो एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वेस्टर्न मीडिया के माध्यम से, तमाम अन्य संगठनों के माध्यम से अपने लिए और अपने देशवासियों के लिए कुछ सिंपैथी गेन कर लेना चाहते हैं ताकि ये जो वार शुरू हुआ है यूक्रेन के खिलाफ, और जो असल में यूक्रेन और रूस का वार है ही नहीं, ये वार नाटो और रूस का है। तो वो जेलेंस्की का ये मानना है कि इस तरह की अगर पोस्टरिंग करी जाएगी तो ये युद्ध यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, ये अपने दायरा जरूर फैलाएगा और ये ऐसा हो भी सकता है कि रूस इसके बाद कुछ अन्य टारगेट की ओर अपना रुख करे यूक्रेन का मसला सॉल्व हो जाने के बाद। तो उस समय रूस की जो सिचुएशन हो वो एक विलन वाली हो पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया मिल करके रूस को कंटेन करने में लग जाए। जेलेंस्की एक लंबा प्लान खेल रहे हैं और जैसा आपने कहा कि किसके दबाव में ऐसा हो रहा है या किसके बैकअप की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये सीधा सीधा मैं इसमें अमेरिका का नाम लूंगा कि अमेरिका की रणनीति है कि बिना एक भी सिपाही खोए हुए, बिना एक भी हथियार चलाए हुए रूस जैसी महाशक्ति को यूक्रेन के माध्यम से घुटने पर लाया जा सकता है। ऐसा अब उनको लगने लगा है क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है इसकी कॉस्ट रूस के लिए बहुत ज्यादा साबित हो रही है। एक एक दिन में 20 बिलियन यूएस डॉलर का वहां पे खर्च आ रहा है और ऐसा लगातार अगर होता रहा तो स्वाभाविक है रूस के अंदर खुद बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाएंगी और इसी बात का इंतजार नाटो कंट्रीज विशेषकर अमेरिका कर रहा है। तो जेलेंस्की एक मोहरा पहले भी थे, एक मोहरा आज भी है
और वो मोहरा बनने के लिए भविष्य में भी तैयार है, जबकि रूस इस युद्ध के दायरे को और फैलाएगा। अनुपम जी, लेकिन क्या नाटो भी कहीं ना कहीं यूक्रेन का साथ देता हुआ नजर आ रहा है? क्या नाटो भी एक तरीके से देखें तो पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं यूक्रेन की मदद कर रहा है, तभी जाकर इतनी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं? अंशुल जी बिल्कुल सही है भाई, आकलन है आपका। नाटो ने सहायता जरूर करी है, युद्ध के पहले भी सहायता करी थी, लेकिन सहायता बेसिकली चाहिए क्या, ये नाटो को देखना पड़ेगा। अब युद्ध में आप $100 बिलियन देने की बातें कर रहे हैं, उन डॉलर का यूक्रेन क्या करेगा? आप हथियार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी सारे शहरों की सप्लाई चेन रूस ने बंद कर रखी है, हथियार आने की जगह ही नहीं बची है। यानी स्वाभाविक है कि आप इन संसाधनों को यूक्रेन तक तभी पहुंचा पाएंगे जबकि आपको एक रास्ता मिले। नो फ्लाई जोन घोषित करने की जो जेलेंस्की की डिमांड थी, उसको भी नकार दिया गया। यानी कि अब कोई साधन बचता ही नहीं। अब ये सिर्फ हवाई दावे हैं जो नाटो की तरफ से आ रहे हैं, जो बार बार उनका साथ देने की जो बातें करी जा रही हैं, वो बेसिकली एक झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं नाटो कंट्रीज अब यूक्रेन वॉर में नहीं कूदने वाली है, उनका एक भी सिपाही वहां पर नहीं आने वाला है अनटिल अनलेस युद्ध कुछ रुख बदल करके पोलैंड की तरफ या लिथुआनिया, एस्टोनिया जो कि नाटो मेंबर थे उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। अदरवाइज अगर ये यूक्रेन तक सीमित रहता है जैसा कि नाटो कंट्रीज चाहती हैं, तब उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और ये जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। असल में जो मिसाइल, जो हथियार पहले भेजी थी युद्ध के पहले दिसंबर के महीने में जो एक लॉट हथियारों का यूक्रेन पहुंचा था, उसी लॉट की वजह से यूक्रेन अब तक यानी 1 महीने तक लड़ाई लड़ पाया है। लेकिन उसके बाद से अब ये संसाधन बहुत सीमित हो गए हैं, उनकी लिमिटेशंस बढ़ गई हैं। और रूस ने भी इसी वजह से शुरुआत में अटैक्स में थोड़ा सा नरमी बरती थी, लेकिन अब जब वो देख रहा है कि यूक्रेन के संसाधन खत्म हो चुके हैं, इस तरह की सप्लाई की चेन को तोड़ दिया गया है कि बाहर से कुछ मदद आ नहीं सकती है, तब आप देखेंगे पिछले हफ्ते से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। मारियोपोल जैसे शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तो ये एक प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग में नाटो कंट्रीज का काम ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को उकसाने काम कर रहे थे। वो चाह रहे थे यूक्रेन के माध्यम से रूस इस युद्ध को लंबा खींचता चला जाए और रूस अपने आप दम तोड़ देगा, ऐसा भी उनका मानना था। क्योंकि जैसा मैंने बताया, इस युद्ध की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है। बिल्कुल। अमरदीप सर, सवाल मेरा भी आपसे ही है कि एक्शन में कहीं ना कहीं अब नाटो भी देखने को मिल रहा है और एक बार पहले भी सहायता कर चुका है, और अब कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि फिर से यूक्रेन की सहायता नाटो करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, नाटो जो सहायता कर रहा है, जिस तरह अमेरिका ने उसको जो फंड्स देने की बात कही है, जब तक नाटो फिजिकली यूक्रेन में नहीं जाता है तो आप उसको कुछ ज्यादा अहमियत नहीं दे सकते। क्योंकि जैसा अभी अनुपम जी बता रहे थे कि उस सारे स्पेस पे तो रशिया का कब्जा है। हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प? आइदर दे कम फिजिकली इनटू यूक्रेन, और उनका फिजिकली आने का मतलब है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर। और फिर उसके लिए रशिया ने ऑलरेडी चेतावनी दे दी है कि इफ एनीबडी विल गेट इन्वॉल्व इन दिस, वी आर रेडी टू फायर आवर न्यूक्लियर आर्सेनल। तो कहने का मतलब है कि वो ठीक है, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जितने भी नाटो कंट्रीज हैं उसमें अपनी फोर्सेस को इसके चारों तरफ डिप्लॉयमेंट तो किया है, लेकिन अभी तक फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि अमेरिकन राष्ट्रपति जिस तरह का बचकाना व्यवहार कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने यूक्रेन को तो झोंक ही दिया है, अब ये जिस तरह कह रहे हैं कि पुतिन को सत्ता से हटा देंगे, तो क्या लेना देना है उसको पुतिन के जो किसी भी एक सॉवरेन कंट्री के राष्ट्रपति को हटाने का वो क्या हक रखते हैं? किस हद से उन्होंने वो बोल दिया? तो इस तरह की बयानबाजी, या जिस तरह जो विपक्षी पार्टी जो बेलारूस के हैं उनको बात करना, और उनको इस तरह से कि वहां पे जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाए या वहां पे वैचारिक मतभेद हो जाए, और वो जो रशिया के साथ है वो रशिया का साथ ना दे, या वहां पे एक तरह का मूवमेंट शुरू करें, इस तरह की हरकतों के कारण ही यूक्रेन में भी ये समस्या आई है। क्योंकि इनिशियली जब रशिया का यहाँ पे प्रो रशियन गवर्नमेंट होती थी यूक्रेन में, तो उन्होंने इस तरह ही करके जो विपक्षी दल थे उनको मोटिवेट करके और उनको इंस्टिगेट कर करके एंटी रशिया किया, जिससे कि यहाँ पे प्रो यूरोपियन गवर्नमेंट आई और ये सारा खेल हुआ। और क्रीमिया में रशिया ने कैप्चर किया, या जो डॉनबास रीजन है उसमें जो एक्शन शुरू हुआ, जो प्रो रशियन लोग थे उन्होंने इनके खिलाफ युद्ध शुरू किया। बाकी अभी यूक्रेन के पास बहुत कुछ बचा नहीं, दे डोंट हैव मच ऑफ द मेजर वेपन्स, दे आर फाइटिंग द स्मॉल वेपन्स, और वो बिल्टअप एरिया में इस तरह से काइंड ऑफ
से इन सब काइंड ऑफ वॉरफेयर दे आर फाइटिंग, और उससे रशिया को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जिस तरह अभी कह रहे थे कि अनुपम जी कह रहे थे कि जो रशियन है दे आर नॉट सफरिंग मच बिकॉज इट इज गोइंग एज पर द प्लान। ये तो उनको मालूम था कि इस तरह की सैंक्शन लगेंगी, इस तरह का कॉस्टिंग आएगी, और क्या क्या इनके पास वेपन्स का जो है वो कोई कमी नहीं है। दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ वेपन्स। वो तो अभी जिस तरह क्योंकि वो आम जनता को कम से कम नुकसान पहुंचा देते हैं। आम जनता उनकी सारी जो टनल्स हैं उनमें बैठे हुए हैं, जो मेट्रो टनल्स हैं, उन सबवेज हैं, उनके अंदर सुरक्षित बैठे हुए हैं। दोज सिविलियन दोज हु आर फाइटिंग अलोंग विद द मिलिट्री ऑफ यूक्रेन, दे आर गेटिंग किल्ड। ज्यादातर उनका नुकसान हो रहा है या कई छुटपुट एरिया वेपन से कुछ नुकसान हो रहा है, दैट इज ए डिफरेंट इशू। क्योंकि वॉर में जब होता है तो नुकसान तो होता ही है। तो रशिया इज ऑल्सो सफरिंग बट नॉट मच, क्योंकि रशिया के पास बहुत पावर है और मैं नहीं समझता हूँ कि एनीथिंग गोइंग अगेंस्ट रशिया। तो जो रशियन का प्लान था उसी हिसाब से चल रहा है। तो यूक्रेन को जब तक ये फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं होगी। और जिस तरह ये बार बार उकसाने वाले बयान दे रहे हैं उससे यूक्रेन को ही नुकसान होगा, रशिया को कोई ऐसा नुकसान होने वाला नहीं है। और जेलेंस्की जो है आई डोंट थिंक ऑन व्हाट ग्राउंड्स, मतलब ही इज मेकिंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट, और उनको क्या अभी नजर आ रहा है, क्या होप नजर आ रही है मुझे, क्योंकि पूरे यूक्रेन में तो रशियन आर्मी छाई हुई है। तो कभी भी वो ठीक है बिल्टअप एरिया में जिस तरह की लड़ाई हो रही है इसमें थोड़ा समय लग सकता है, बट द डे इज नॉट वेरी फार कि जिस दिन ये इसको कैप्चर करके बैठेंगे। बिल्कुल। अनुपम जी, यहाँ पर खार्किव में न्यूक्लियर लैब पर रूस का हमला हुआ है, उसके बाद हमले लगातार जारी रहे तो रेडिएशन फैलने का भी खतरा है, ऐसा यूक्रेन कह रहा है। तो रेडिएशन फैलने का खतरा है तो किस तरीके की तबाही देखने को मिलेगी? देखिए, इन दावों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं कह सकता है कि क्योंकि जिस न्यूक्लियर प्लांट की बात की जा रही है कि उसको हमला किया गया है, तो रूस भी इस चीज को मुझे लगता है गंभीरता से समझता होगा। मैं समझता हूं कि जो भी वहां पर न्यूक्लियर प्लांट चल रहे होंगे उनको ऑलरेडी महीना 2 महीना से बंद कर दिया गया होगा और उनमें किसी भी तरह का ऑपरेशनल एक्टिविटीज अब नहीं देखा जा रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरी दुनिया, पूरा देश जो है युद्ध से त्रस्त है और इस समय वहां पर बिजली का और तमाम चीजों का इतना संकट है कि कोई भी प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। लेकिन अगर जैसा आपने पूछा कि अगर रेडिएशन, मान लीजिए कि वहां पर रेडिएशन फैला, तो अगर रेडिएशन फैला तो इसका नुकसान बहुत अपार होगा, जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। हमने चेरनोबिल में कई दशक पहले इसकी एक झलक देखी थी, जब चेरनोबिल से गैस का रेडिएशन का रिसाव हुआ था और वो काफी सालों तक उसने पूरे इलाके को परेशान किया था। आप परमाणु युद्ध की बात तो कर रहे हैं, लेकिन परमाणु युद्ध तो बहुत बड़े पैमाने पर विनाश को लेकर आता है। लेकिन हाँ, रेडिएशन भी अगर फैलेगा तो उसके भी बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ते हैं। लोगों के अंदर तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी, लोगों के अंदर सांस लेने से लेकर के कैंसर तक की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा विनाश होता है। खुदा ना करे कि वहां पे ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ हो तो ये बहुत ही सोचनीय बात है। और रूस चूंकि एक जिम्मेदार मुल्क रहा है, भले ही वो कितनी धमकियां देता रहे, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार की धमकियां देता रहे, लेकिन वो भी जानता है कि इन एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिटरेंट के रूप में ही किया जाना चाहिए। दुनिया ने एक बार न्यूक्लियर तबाही देख रखी जापान के अंदर, दोबारा वैसे दृश्य नहीं देखना चाहती है। तो न्यूक्लियर वार की तरफ तो हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, जिस वजह से इन हथियारों का इस्तेमाल होता है, दुश्मन को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उसका बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस प्लांट की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि क्योंकि वो ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए फिलहाल उनके नष्ट होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कुछ गतिविधियां हो रही होंगी तो वो पूरी मानवता के लिए एक विनाश लेकर के आ जाएंगी। बिल्कुल। अमरदीप सर, अमेरिका की अगर या दावों की अगर बात करें, जिस तरीके की जेलेंस्की दावे कर रहे हैं, उसमें एक दावा यह भी है कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक बयान यहाँ पर दिया है कि तेल के लिए रूस पर निर्भरता खत्म करे यूरोप और तेल खरीद कर युद्ध मशीन की भी जो मदद ना करे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो आर्थिक रूप से पूरी दुनिया पर कितना भार पड़ता हुआ नजर आएगा? अंशुल जी, मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि जो सैंक्शंस अमेरिका रशिया पे लगा रहा है उससे रशिया को नुकसान कम, यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा नुकसान हो रहा है। अदरवाइज हाउ दे आर गोइंग टू हैव दिस क्रूड ऑयल, कहाँ से गैस लाएंगे, कहाँ से फ्यूल लाएंगे? तो दे आर डिपेंडेंट ऑन रशिया। और
यदि या तो जो बाइडेन जो है उनको ऑप्शन देना, लेट हिम ऑफर द क्रूड ऑयल फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप, बट ही कांट, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है वो ठीक है, उनसे आह्वान कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री से कि आप ना लो, तो वो कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत को सस्ते में यदि क्रूड ऑयल मिल रहा है, भारत लेने को तैयार है ना, और वो बाकी कंट्रीज भी, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रशियन सपोर्ट। तो इन सैंक्शंस का, इन आह्वान का कोई लेना देना नहीं है। जो बाइडेन जस्ट क्रिएटिंग ए रकस इन दिस वर्ल्ड, एंड उसके लिए ये सब जो तबाही हो रही है उसके लिए जो बाइडेन और यू कैन से नाटो कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल। और जिस तरह इन्होंने एक गैंग बनाकर, ये 30 कंट्रीज का गैंग बनाकर, एंड दे आर प्रोजेक्टिंग रशिया और व्लादिमीर पुतिन एज ए विलेन, दैट इज मतलब मैं तो कहूंगा कि एक अननेसेसरी का माहौल बनाया है इस तरह का। ऐसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज हैं आज भी जो मूक रहकर या उसमें जो रशिया के खिलाफ ना बोलकर रशिया को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, या उसको एक तरह से यू कैन से कि उसको हर उसकी मशीनरी को या उसको जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनको एक तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो एक तरह से वो क्योंकि एक ग्रुप बना हुआ है, तो सारी न्यूज, सारा मीडिया जो है, सारे स्टेटमेंट वो सब नाटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के थ्रू आ रहे हैं। जबकि रशिया ने अभी तक कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं की है, वो हमेशा बचते रहे हैं। और जितना भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि रशिया ने ये कर दिया, आम जनता को मार डाला और ऐसे हो रहा है, रशिया का इतना नुकसान हो गया, इट्स जस्ट ए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, नथिंग मोर देन दैट। थैंक यू। बिल्कुल अनुपम जी, जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई अभी तक नजर आई हैं और जो भी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि जब भी इस मुद्दे को लेकर बैठते हैं तो एक सवाल ही जहन में आता है कि कब ये सारी चीजें खत्म होगी, कब ये सब कुछ थमेगा? क्योंकि आप और हम कई बार इस पर बातचीत कर चुके हैं। हमेशा लगता है कि अब बातचीत से शायद बात सुधर जाएगी, लेकिन दूसरे ही दिन हमें पता चलता है कि अब एक और बड़ा धमाका होने वाला है। अब न्यूक्लियर को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, अब बेहिचक न्यूक्लियर का इस्तेमाल करने की बात निकलकर सामने आई है। आपका और हकीकत है, हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार उस दिन को देख रहे हैं जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी इस युद्ध के खत्म होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और अब तो बात यहां तक पहुंच चुकी है अंशुल जी कि अब लग रहा है कि ये जंग खत्म होगी तो कहीं दूसरी जंग ना शुरू हो जाए। जैसा कि सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, जिस तरह की खेमेबंदी और घेरेबंदियां करी जा रही हैं, नए नए मोर्चे खुल सकते हैं इस युद्ध के बाद। तो कभी ऐसा लगता है कि क्या हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर में प्रवेश कर चुके हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर में होता क्या है, ऐसे ही सिचुएशंस होती हैं, फिर कहीं से एक ट्रिगर होता है और उस ट्रिगर की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है, सारे देश एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। उस तरह की सिचुएशन पूरी तरह से बिल्डअप हो चुकी है। और केवल यूक्रेन जंग अब इसका दायरा नहीं रह गई है। यूक्रेन जो क्राइसिस था वो तो मुझे लगता है अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। रूस जो चाहता था, जितने तरह के टारगेट अचीव करना चाहता था, उसने सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं। उसने यूक्रेन को 2 भागों में बांट दिया है और बाकी पूरे शहरों की जो सत्ता है वो धीरे धीरे करके अपने कब्जे में लेता जा रहा है। मिलिटरीली उसके ऊपर रूल करने की जो चाहत थी वो उसने पूरा कर दिया है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि अब जो दूसरे देश हैं, जैसे पोलैंड है या लातविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, या सेंट्रल एशिया के जो रीजन है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, जो कि अपनी पैरों पर पिछले 20 साल से खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, तमाम गठबंधन बना रहे थे अलग अलग देशों के साथ, अपनी चाहत के हिसाब से अपने निवेश को बढ़ा रहे थे, अपने यहाँ लोगों को आमंत्रित कर रहे थे, उन सबको अब एक डर बैठ जाएगा और वो डर रूस की तरफ से आएगा। क्योंकि रूस ने एक इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो कम से कम यूरोप और सेंट्रल एशियन रीजन में किसी की सुनने वाला नहीं है। वो जैसा चाहेगा वैसे करेगा। वर्ल्ड ऑर्डर में जैसे ऐसा माना जा रहा था पिछले 2 दशक से, रूस का स्थान चीन लेता जा रहा है। ऐसा देखने को मिला था कि रूस इकोनॉमिकली उस पहले यूएसएसआर जैसे अब ताकत नहीं रखता था, लेकिन पुतिन ने यह दिखा दिया है कि भले ही इकोनॉमिकली वो पहले जैसी कंडीशन में नहीं है, लेकिन मिलिट्रली जो उनकी ताकत है, उस ताकत के दम पर वो किसी को भी झुका सकते हैं। और यहीं पर जो ऐसा माना जा रहा था कि अब अमेरिका का विरोध सिर्फ चीन कर सकता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि अब जो लड़ाइयां दुनिया में होगी वो इंडो पैसिफिक रीजन में ही होंगी, क्योंकि 2 महाशक्तियों के बीच टकराव का सबसे बड़ा स्थान वही बनने वाला था। चीन और अमेरिका की वहां पर लगातार बादशाह की जंग चल रही थी, लेकिन चीन तो पिक्चर से आउट ही हो गया है। अब उसकी जगह पे रूस ने वापस ले ली है। एक तरह से अपने आप को महाशक्ति का दर्जा रूस ने फिर से दिला दिया है इस एग्रेशन की वजह से। और जैसा मैंने जिन देशों का नाम लिया था वो देश भी सत्ते में है, क्योंकि यूएसएसआर के वो एक समय में पार्ट रहे, अदर देन पोलैंड, बाकी सारी कंट्रीज।
और वो सारे पार्ट को इंटीग्रेट करने की तरफ प्रेसिडेंट पुतिन जरूर बढ़ेंगे। उन्होंने ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बना रखे हैं अंशुल जी। आप देखो सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया में उन्होंने कजाकिस्तान वगैरह के साथ मिलकर के एक सिक्योरिटी पैक्ट करने की कोशिश करी थी इस युद्ध के पहले, और उस पैक्ट के माध्यम से वो नाटो के बराबर का एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल एशिया में खड़ा करना चाहते थे, जिससे कि भविष्य में वो नाटो को चुनौती दे सके। लेकिन उस समय ये कजाकिस्तान वगैरह अपने रूस की चाहत से पीछे हट गए थे। इसी तरह से जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, उनके साथ एक यूरेशियन कॉन्क्लेव बनाने की कोशिश प्रेसिडेंट पुतिन की रही है, ताकि वो नाटो के अगेंस्ट में खड़ा कर सके। लगातार वो प्रयास कर रहे थे कि वेस्टर्न पावर्स के सामने अपने आप को बड़ा दिखाएं, और बड़ा दिखाने के साथ साथ फ्यूचर में कोई भी समस्या हो तो उस समस्या में एक महाशक्ति के रूप में वो शामिल हो। ऐसे प्रयास पुतिन ने लगातार किए हैं, और मुझे लगता है कि यूक्रेन इन्वेजन ने उनको एक बार फिर से उसी कद में पहुंचा दिया है जिसमें सोवियत संघ को माना जाया करता था। लेकिन एक चीज हमको और समझनी पड़ेगी कि ये जो एग्रेशन है, इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट जरूर रूस के ऊपर पड़ने वाले हैं। भले ही आज रूस इकोनॉमिकली उतनी समस्या का सामना नहीं कर रहा है, लेकिन सैंक्शन तो सैंक्शन होते हैं। मुझे पता है कि ये इकोनॉमिक जो गिव एंड टेक्स होते हैं वो यूरोप के अंदर भी उतनी समस्याएं आने वाली है जितने की रूस के अंदर आने वाली है, अमेरिका को भी समस्याएं आने वाली हैं। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक सैंक्शन एक ऐसी चीज है कि दुनिया में सिर्फ तेल की ही आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी अन्य चीजों की आवश्यकता है। रूस को भी दुनिया से बहुत तमाम चीजों की आवश्यकता होती है। उन सब चीजों पर अगर बैन लगा दिया जाएगा, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जिस तरह से करारे प्रहार करे जा रहे हैं, जिस तरह से रूबल का आप देखिए जो मुद्रा है उनकी, उस पर लगातार उस पर गिरावट दर्ज चली जा रही है, इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ने वाले हैं। और इस बात को पुतिन भी जानते हैं। वो इतने रिसोर्सेस उनके पास है कि साल 2 साल उनको कोई समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन उसके बाद जब उनकी इकोनॉमी सिकुड़ेगी तब उनको इस बात का पछतावा होगा कि क्यों उन्होंने एक सोवरेन इंडिपेंडेंट नेशन के ऊपर अटैक कर दिया था, सिर्फ अपनी जिद के चलते, सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के चलते। तो इसके इफेक्ट बहुत है। और मैं जैसा मैं समराइज करता हूँ कि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन पूरी दुनिया में आ चुकी है। भले ही हथियार सारे बाहर ना निकले हों, लेकिन आंखें लगातार तरेरी जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। मेरे अगले सवाल का भी जवाब आपने इसी में दे दिया है। ऐसा मैं बिल्कुल आपसे जानना ही चाह रही थी कि क्या अब जो स्थिति निकल कर सामने आ रही है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में हम क्या प्रवेश कर चुके हैं? बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अमरदीप सर, आपका क्या कहना है? ऐसा जब इन सब चीजों का हम लेके आंकलन करने बैठ रहे हैं तो स्थितियां बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी बन चुकी है, तो क्या हम वाकई में इसमें प्रवेश कर चुके हैं? आपके दृष्टिकोण से आप क्या समझ रहे हैं? स्थिति वैसे ही बन रही है, बट यहाँ पे हमें ये भी जान लेना चाहिए कि अमेरिका इज अ बिग मर्चेंट कंट्री, एंड फॉर दैट रीजन ये सारा जो क्योस है वो उसके लिए कर रहा है। अभी आप देखिए कि अमेरिका से पोलैंड को हथियार दिए जा रहे हैं, तो वो अपने हथियार बेच रहे हैं बेसिकली, सब उसके लिए ये सारा जो है रंगमंच रचा गया। उसको अपने हथियार बेच रहे हैं। जो अभी बता रहे थे जिससे अनुपम जी की जैसे बाकी कंट्रीज में भय पैदा हो जाएगा, दे आर गोइंग टू सी रशिया एज अ विलन, तो वो उनको क्या सप्लाई करेगा तो दैट उनके दिल से डर निकल जाए और उस तरह का अपना बिजनेस स्थापित करेगा। एंड फॉर दैट रीजन ये सारा रंगमंच तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। समय निकालकर आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हम लगातार बात कर रहे थे एक्शन मोड में नाटो है। यूक्रेन के शहर में रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। खार्किव में न्यूक्लियर लैब पर रूस का हमला हो चुका है और हमले लगातार जारी रहे तो रेडिएशन फैलने का भी खतरा है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर बात यही निकलकर सामने आई है कि कहीं ना कहीं अब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश कर चुके हैं। तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, भले ही हथियार सारे ना निकले हो। अब आगे क्या स्थिति बनती है, आगे किस तरीके से पूरी दुनिया इसका सामना करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कल इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।